जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कंटिन्यू कवर करते आ रहे हैं और उसे ही फिर से कवर करेंगे। कुछ दिनों से क्लास एप्लीकेशन पे भी बंद था और अपने यूट्यूब चैनल पे भी बंद था, ठीक है। लेकिन फिर से आज से कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी मंडे से यानी कल से कंटिन्यू हो गई थी क्लास, जिसकी वजह से आज से हम भी स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू रखने का कोशिश करेंगे। और जब तक उनका ख़त्म होगा तब तक मेरा भी साथ ही साथ ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, हाँ, आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। पेड ग्रुप में, पेड ग्रुप का चार्ज है 11 रुपये एक मंथ का। तो 11 रुपये पेड करने के लिए आपको सबसे पहले मेरे से बात करना होगा। आप मेरे से बात कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा, उसके बाद ही आप पेड कीजिएगा। मैं कहीं भी क्यूआर या फिर किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं दे रखा हूँ जहाँ पे आप पेड करके मुझे मैसेज करें कि मैं पेड कर दिया हूँ। मेरे से पहले बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप पैसा पे कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज जो है साइंस का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। बड़े वृक्ष जैसे पादप निम्नलिखित में किस एक फाइलम के सदस्य होते हैं? देखिए, वृक्ष जो होते हैं ना, उन्हें तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब वृक्ष जो होते हैं उसे 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, जैसे पौधा बोलिए या फिर वृक्ष बोलिए, जो भी बोलिए। एक हो गया हर्ब, हर्ब यानी शाकीय। शाकीय के अंतर्गत आ जाएगा साग, जैसे पालक का साग हो गया, बाकी जो भी साग होते हैं वो सभी हो गए शाकीय। दूसरा हो गया सर्व, सर्व के अंतर्गत आ जाता है, सर्व का हिंदी हो गया झाड़िया, और इसके अंतर्गत आ जाएगा गुलाब। गुलाब का जो फूल है वो सर्व के अंतर्गत आएगा। और तीसरा हो गया ट्री यानी वृक्ष, वृक्ष में बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये सब वृक्ष हो गया। और साकिया और झाड़िया जो है ना, वो टेरिडोफाइटा फाइलम के अंतर्गत आता है। साकीय, आपको जो मैंने हर्ब और सर्व बताया, वो दोनों जो है टेरिडोफाइटा फाइलम के अंतर्गत आता है। लेकिन वृक्ष जो है यानी बरगद जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है बड़े वृक्ष, तो बड़े वृक्ष जो है वो आता है जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस दोनों के अंतर्गत बड़े वृक्ष आते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। इसका आंसर इसलिए हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। बात कर लेते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत आ जाएगा शैवाल। क्या आ जाएगा? शैवाल, जिसे एल्गी के नाम से जानते हैं हम लोग। और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत एक मांस नाम का पौधा होता है, वो आता है, ठीक है। जैसे कि थैलोफाइटा जो है ना, इसमें ना ही पत्ते रहते हैं, ना ही तना रहता है, और ना ही जड़ रहते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं उनमें पत्ते और तना तो होते नहीं हैं, लेकिन जड़ जो है उनमें होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है इस चारों ऑप्शन का डाउट क्लियर हो गया। आगे अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग से मैग्नीशियम के ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, मैग्नीशियम द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, तो इसका +2 हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम का त्याग नहीं करता, नॉर्मल मैग्नीशियम रहता, 0 हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 0 से +2 के तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ आँखों की समंजन क्षमता 2.5 डायोप्टर होती है। एक स्वस्थ आँखों की, एक सेकेंड, 2.5 डायोप्टर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए तो 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर जो है एक स्वस्थ आँखों की समंजन क्षमता होती है। तो ये तो गलत हो गया। आँखों के समंजन क्षमता हेतु रेटिना जिम्मेवार है, बिल्कुल गलत है। आँखों की समंजन क्षमता हेतु रेटिना जिम्मेवार नहीं है, बल्कि सिलियरी मांसपेशी जो होती है आँखों में, वो जिम्मेवार है। क्या जिम्मेवार है? सिलियरी मांसपेशी जो है वो जिम्मेवार है। और यहाँ पे डायोप्टर में अगर देखा जाए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन था ना, एक स्वस्थ आँखों की समंजन क्षमता 2.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा 4 डायोप्टर। कितना होगा? 4 डायोप्टर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, ये दोनों तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु जो है अनंत होता है, ये सही है। केवल 3 जो है इसमें सही है। कवक के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? कवक के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? नहीं पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह स्वपोषी होता है, बिल्कुल गलत है। कवक जो है स्वपोषी नहीं होता है, तो यही गलत हो गया। बाकी जो है कवक मृतोपजीवी है, ये सही है। कवक सहजीवी है, ये भी सही है। और कवक जो है परजीवी है, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन जो है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, सही है। मुकुलन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही जनन होता है, ये जो है गलत है, ठीक है। मुकुलन द्वारा जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में जनन होता है। जैसे आपको मैं बता दूं, ईस्ट जो है, ईस्ट
आप लोग जानते होंगे ईस्ट। ईस्ट जो है ये एक कोशिकीय कवक है। क्या है? एक कोशिकीय कवक है। और हाइड्रा जो है, हाइड्रा जानते होंगे, हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो बहुकोशिकीय कवक है। लेकिन दोनों में मुकुलन के द्वारा ही जनन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा ही जनन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत हो गया। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, विखंडन ऐसा अलैंगिक जनन है जो केवल एक कोशिकीय कवक में होता है। कि अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे मुकुलन की जगह पर फिजन होता, क्या होता? फिजन। फिजन यानी विखंडन। विखंडन जो है वो सिर्फ एक कोशिकीय जीव में जनन करता है, तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पे मुकुलन है, तो मुकुलन जो है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में जनन करता है। एक कोशिकीय का उदाहरण हो गया ईस्ट और बहुकोशिकीय का उदाहरण हो गया हाइड्रा। तो इसमें से केवल एक जो है सही है। SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो SO2 गैस, देखिए SO2 प्लस पानी H2O, इसको घोलेंगे क्या बनेगा? H2SO3 बनेगा। समझ गए? 2 O इधर है, 1 O इधर है, तो H2SO3 बनेगा। H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। और इस सब का नोट जो है आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे द्वारा बनाया हुआ नोट है, मैं खुद से कॉपी में लिखता हूँ, वो नोट आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो SO2 प्लस H2O से क्या बन गया? H2SO3, और इसे बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरस अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2SO3। H2SO4 आपको पता ही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब आ जाइए H2O7, इसे बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं? ओलियम। ये सब आपको लिखा हुआ मेरे नोट में मिल जाएगा। और H2H2O8, इसे बोलते हैं मार्शल अम्ल। क्या बोलते हैं? मार्शल अम्ल। लेकिन अगर आप खुद से नोट बनाते हैं तो वो ज़्यादा ही बेहतर होगा आपके लिए। जितना मैं बोलता हूँ उतना कॉपी में लिखा भी नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कम लिखा रहता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और मैं कुछ अपने मन से भी बताते रहता हूँ, उसे आपको नोट करना चाहिए था। खुद से बनाइएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु का नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्षार धातु का नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। 1:2 2:2 इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्षार धातु नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को किसने विकसित किया था? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को जो विकसित किए थे उनका नाम था नॉर्मन मायर्स। क्या नाम था? नॉर्मन मायर्स। क्या नाम था उनका? इसे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मन मायर्स। लेकिन ये हो गया जैव विविधता। जैव विविधता की बात आ गई, ये हो गया कि पृथ्वी तल पर यानी जमीनी स्तर पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की जो हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दिया था, तो उसका नाम था होप। उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं होप स्पॉट। जैसे ये पृथ्वी पे वायु पे बात की जा रही है या फिर पृथ्वी ज़मीन पे बात की जा रही है, ज़मीनी स्तर पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट। ठीक है, लेकिन इसी में आपसे बात किया जाएगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता के बारे में, तो उसे हम लोग बोलते हैं होप स्पॉट। क्या बोलते हैं? होप स्पॉट। ठीक है, और इसकी संकल्पना यानी इसको किसने विकसित किया था? इसको विकसित किया था डॉक्टर सुलिविया अर्ल। किसने विकसित किया था? डॉक्टर सुलिविया अर्ल। वैसे ये सब चीज़ जो है नोट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं कि विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं। इनमें से कुल 4 क्षेत्र में भारत भी शामिल है, मतलब 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र में भारत भी शामिल है। इसमें से पहला क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है सुंडालैंड और चौथा है इंडो बर्मा। ठीक है, इसमें जो है भारत भी शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन फिलामेंट द्वारा प्रतिदीप्त लैंप 20 वोल्ट के अंतर्गत 2.5 वाट पर कार्य करती है, तो लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? लैंप का प्रतिरोध कितना होगा ये पूछा जा रहा है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी दिया हुआ है ना 20 वोल्ट, ठीक है, और उसके बाद पी दिया हुआ है 2.5 वाट। अब निकालना क्या है? आर निकालना है, आर बराबर वाट, आर निकालना है। इसका फॉर्मूला एकदम आसान सा फॉर्मूला है, पी बराबर V² आर। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, आर को इधर कर दीजिएगा तो पी यहाँ पे आ जाएगा। इसका हो गया आर बराबर V² पी। तो भी क्या देगा? 20 वोल्ट, तो 20 × 20 और पी क्या देगा? 2.5 वाट, 2.5 ऐसे कर दीजिएगा आसानी से। पॉइंट हटा दीजिए यहाँ पे, 25 से 8 बार में 20 × 8 160 ओम जो है इसका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 160 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? किडनी को जो कवर करके रखता है उसे कैप्सूल कहते हैं। हाँ ये तो सही है। हृदय को कौन सा सुमेलित नहीं, हाँ ठीक है, हृदय को जो कवर करता है उसे कार्डेमम, पेरिकार्डेमम नहीं होगा, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यही गलत है। और फेफड़ा को ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये सही है। मस्तिष्क को मेनिंजेस, ये भी सही है। नेक्स्ट, गन्ना मक्का जैसे पौधे के मुख्य तने से भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर बहुत सी मजबूत अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इन जड़ों को क्या कहते हैं? तो इन जड़ों को बोला जाता है अवस्तंभ मूल। क्या बोला जाता है? स्टील रूट या अवस्तंभ मूल। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? श्यानता का गुण सभी तरल पदार्थ में पाए जाते हैं। श्यानता का गुण जो है सभी तरल पदार्थ में पाए जाते हैं, ये जो है सही है। इसमें पूछा गया सही नहीं है। और एक बात आपको बता दूं कि जो द्रव्य, यानी जो द्रव्य जो है वो जितना गाढ़ा होगा उसमें श्यानता उतनी ही अधिक होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो द्रव्य जितना गाढ़ा होगा उसमें श्यानता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द्रवों में श्यानता का गुण गैसों की तुलना में बहुत कम पाया जाता है, जबकि ठोस की श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। ये जो है बिल्कुल गलत है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका हो जाएगा गलत आंसर, क्योंकि पूछ रहा है नहीं। बाकी तीसरा ऑप्शन पढ़ लीजिए। द्रव तथा गैसीय पदार्थ में श्यानता के गुणों के अस्तित्व का कारण भिन्न भिन्न, हाँ ये सही है। गर्म करने पर द्रव की श्यानता घटती है, जबकि गैसों की श्यानता बढ़ती है, ये भी सही है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46.6% होता है, इसे याद कर लीजिए या फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये पूछा जा रहा है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट है, बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय दर में कमी आती है। तो बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय दर में कमी आती है। क्षय दर में पूछा जा रहा है, ऊर्जा की क्षय दर में कमी आ जाती है, इसलिए ये जो है पॉइंट गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। अब एक बात आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप नहीं समझे होंगे इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए कोई अन्य चीज़ है, ठीक है, ऐसे एक सर्किल चलता है ना, जैसे बाघ हो गया, ठीक है, बाघ किसको खाता है? हिरन को, ठीक है, और फिर हिरन किसको खाता है? हिरन खा लेता है जैसे, और थोड़ा बहुत घास भी खाता है और थोड़ा बहुत जो है मांस भी खा लेता है। तो अब यहाँ से हम क्लियर करते हैं। जैसे मानिए कि ये जो है हिरन घास से 100% ऊर्जा कवर किया। घास से कितना कवर किया? 100% ऊर्जा, यानी मानिए कि 100 कैलोरी ऊर्जा जो है वो लेता है घास से हिरन। और हिरन से जो बाघ है वो हिरन को खा लिया, तो बाघ को कितना ऊर्जा मिलेगा? तो बाघ को सिर्फ इसका 10% ऊर्जा मिलेगा। 90% ऊर्जा जो है वो क्षय हो जाएगा। 90% ऊर्जा जो है वो क्षय हो जाएगा। फिर बाघ को अगर कोई खाता है तो उसे भी सिर्फ 10% ऊर्जा मिलेगा। 90% ऊर्जा जो है वो क्षय हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला? क्षय दर में कमी हो जाती है। क्षय दर में कमी नहीं होती है, क्षय दर जो है वो निश्चित बना हुआ रहता है। सिर्फ 90-10 का रेशियो चलता है। 90 क्षय हो जाएगा और 10% ऊर्जा मिलेगा। यही पॉइंट यहाँ पे पूछ रहा था, इसमें केवल एक सही होगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसका अस्तित्व बताता है? तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो अस्तित्व बताता है किसका? नाभिक का। 0.05 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर फेंकी जाती है। उच्चतम बिंदु पर वस्तु से कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? तो उच्चतम बिंदु से जो है वस्तु पर कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, इसमें दो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि इसमें निकालने के लिए बोला जा रहा है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। तो इसमें h जो है दिया हुआ नहीं है, हमें h पहले निकालना होगा, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो h निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा v² बराबर u² प्लस 2gh। तो ये h निकालना है। h निकालने के लिए फार्मूला लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व कीजिएगा, जैसे v² की जगह पे आपको देना है, क्योंकि एकदम ऊंचाई पर चला जाएगा तो वहाँ पे v जो है v का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो v हो गया 0। फिर u² का मान हो जाएगा जैसे 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो 20 × 20 यानी 400 हो गया, प्लस 2, और फिर g का मान -10 देना होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो मंदन में जाएगा,
और h हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो h का मान आपको 200 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 200 नहीं 20 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 400 और रूट में चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर आ गया h का मान। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं mgh के फॉर्मूला पे। m हो गया 0.05, g हो गया 10 और h जो अभी निकाले हम 20 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 जूल। निम्नलिखित में कौन योजक करी के साथ साथ विलुप्त करी के भी उदाहरण हैं? तो इसमें जो है योजक करी के साथ साथ विलुप्त करी के उदाहरण है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है पक्षी और सरीसृप के बीच का योजक करी है। किसका है? पक्षी और सरीसृप के बीच का योजक करी है आर्कियोप्टेरिक्स। प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस जो है मछली और उभयचर के बीच का योजक करी है। पेरिपेटस जो है एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का योजक करी है पेरिपेटस। और एकिडना जो है सरीसृप और स्तनधारी के बीच के योजक करी है। नेक्स्ट है 3Fe प्लस 4H। 3Fe का जो है संयोजन 4H2O से कराया जा रहा है, तो Fe3O4 प्लस 4H2 प्राप्त होता है। ऑक्सीकारक की भूमिका में कौन है? मतलब ऑक्सीकारक की भूमिका इसमें कौन निभा रहा है? इसमें निभा रहा है H2O। कौन निभा रहा है? H2O। रेबीज के बारे में समझता, कुत्ते के शरीर में वृद्धि प्रजनन करते हैं। रेबीज से संक्रमण कुत्ते किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शन करते हैं? कुत्ता का अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाना तथा बिना किसी कारण इधर उधर दौड़ना। ये जो है रेबीज जिस कुत्ते में हो रखा होगा वो इस प्रकार की हलचल करेगा। नेक्स्ट है कुत्ता सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्थान पर पड़े रहता है। ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है इसमें। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोगों में अल्फा कण से संबंधित किस घटना का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड द्वारा प्रयोग किए गए अल्फा कण से संबंधित किस घटना का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है? प्रकीर्णन का प्रयोग। किसका? प्रकीर्णन का। नेक्स्ट है 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यह वस्तु क्या करेगी? नदी तथा समुद्र दोनों में डूब जाएगी। क्या करेगी? नदी तथा समुद्र दोनों में डूब जाएगी। नेक्स्ट है मुक्त पतन गति में जब वस्तु ऊपर की ओर गति करती है तब, तो मुक्त पतन गति में जो है वस्तु ऊपर की ओर गति करती है तो गति का वेग धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है जो, तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है तो जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाता है। कौन सा है? एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु के क्रियाशीलता का सही क्रम है? तो धातु के क्रियाशीलता का सही क्रम KNaMgAlFe। इसे याद करना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं, ये जो है आपको रटना पड़ेगा। ड्यूरेलिमीन मुख्यतः एल्युमिनियम तथा कॉपर का मिश्र धातु है, परंतु इसमें अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। क्या? तो अल्प, देखिए एल्युमिनियम, कॉपर और अल्प मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो अल्प मात्रा में इसमें Mn तथा Mg पाया जाता है। एल्युमिनियम जो है लगभग 90% रहता है, कॉपर जो है लगभग 5% रहता है और ये दोनों जो है 2.5% रहता है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो थैलोफाइटा में कवक नहीं आएगा, पहला ही गलत हो गया। ब्रायोफाइटा मास सही है, टेरिडोफाइटा फर्न सही है और जिम्नोस्पर्म पाइनस सही है। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर ज्ञात करना है इसका। इसमें नॉर्मल सा फार्मूला लगा लीजिएगा, P बराबर V²/R। उस समय भी ये फार्मूला बताए थे, बस फार्मूला लगाइएगा, आंसर निकल जाएगा आपका बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। तो द्विबीजपत्री जो है रंध्र निचली सतह पर पाए जाते हैं, सही है। एक बीजपत्री में पौधे में पत्तियां की दोनों सतह पर पाए जाते हैं, ये भी सही है। जलोद्भिद पौधे में पत्तियों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। यदि 1 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तो इस वस्तु की चाल क्या होगी? तो इस वस्तु की चाल हो जाएगी आपको √2 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगी? √2 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें स्थितिज ऊर्जा का जो है वो फार्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी का,
फार्मूला आपको पता ही होगा 1/2 mv², इसमें 1/2 हो गया, m हो गया 1 और v² निकालना ही है, आसानी से आप निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। v² बराबर हो गया 2 और रूट में भी सिर्फ v निकालना है तो इसको √2 ले लीजिए। एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमता है, गति के आधे आवर्तकाल में वस्तु का विस्थापन होगा 2r। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। स्याही हो गया सॉल्ट सही है, दूध हो गया पायस सही है, मक्खन हो गया जेल सही है, धुआं हो गया फोम ये गलत है। धुआं जो है एरोसॉल है, पिछली भी क्लास में मैंने बताया था धुआं जो है वो एरोसॉल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थितियों में किसमें ध्वनि का आभास तारत्व कम होता है? ध्वनि का आभासी तारत्व जो है किस स्थिति में कम होता है ये पूछा जा रहा है। तो वो स्थिति हो जाएगा आपका स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है। स्रोत अगर जो सुनने वाला है जो है बोलने वाला से दूर जाएगा तो उसको जो है ध्वनि की आभास यानी तारत्व जो है वो कम आभास होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षार धातु का आयनन विभव अति उच्च होता है, तो क्षार धातु का जो आयनन विभव है वो अति उच्च नहीं होता है, गलत हो गया। अक्रिय गैस का आयनन विभव अति निम्न होता है। देखिए अक्रिय गैस का आयनन विभव जो है वो अति उच्च होता है और क्षार धातु का आयनन विभव जो है वो अति निम्न होता है। तो 1 और 2 दोनों गलत है। ग्लिप्टल बनाया जाता है, ग्लिप्टल कैसे बनाया जाता है बताइए? ग्लिप्टल बनाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा। ग्लिप्टल कैसे बनाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा। आँख की रेटिना प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की एक परत है। रेटिना में किस संवेदी कोशिका की कमी या अभाव से वर्णांधता उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकु कोशिका की कमी या अभाव से जो है वर्णांधता उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में मानव है क्या? तो पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में मानव जो है वो प्राथमिकी तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है तो इसका पीओएच मान क्या होगा? देखिए अगर आपको पीएच मान दिया है या पीओएच मान, सीधा सीधा ये समझिए कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। ठीक है, पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है? 14 होता है। अगर पीएच मान 3 दिया हुआ है तो पीओएच मान 11 होगा। अगर पीओएच मान आपको 3 दिया है तो पीएच मान 11 होगा। बस 14 पूर जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? इसमें जो है पेशी ये संयोजी उत्तक नहीं है, अस्थि उपास्थि और लिगामेंट संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? तो कौन सा पाचक एंजाइम हो जाएगा? ये है लाइपेज। ठीक है, ये है लाइपेज। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा सही नहीं है? फिर से इस पर ध्यान रखिएगा कि मतलब कौन गलत है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये पॉइंट सही है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली पदार्थ है, तो जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली पदार्थ है अकार्बनिक फॉस्फेट। क्या है? अकार्बनिक फॉस्फेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिटमस पेपर द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है परंतु उसकी शक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन है पीएच स्केल द्वारा अम्ल एवं भस्म की पहचान के साथ साथ उसके शक्ति का भी पता लगाया जा सकता है। ये जो है सही है, पहला गलत है। पहला भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, यात्री सहित एक कार द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रही है। ठीक है, कार पर ब्रेक लगाने से यह 4 सेकेंड में रुक जाती है। ब्रेक द्वारा कार पर लगाया गया बल क्या होगा? तो ब्रेक द्वारा कार पर लगाया गया बल, इसका एक फार्मूला होता है डी बराबर भी होगा V बराबर U प्लस ए टी, V बराबर U प्लस ए टी। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा उसके बाद आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा F बराबर ma, फिर आपको इसका आंसर पता चलेगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पर्सनली एक वीडियो बना के भेज दूंगा, इसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 7500 न्यूटन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सही है। आहार नाल के छोटे आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, ये भी सही है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है, ये भी सही है। शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई कम होती है, यही गलत हो गया। शाकाहारी जंतु में जो छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है तथा मांसाहारी में जो है वो कम होती है। सरल लोलक का आवर्तकाल, तो सरल लोलक का आवर्तकाल जो है ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होती है। क्या हुआ? ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ, डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सही है। डायनेमो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करने वाला यंत्र है। डायनेमो जो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करने वाला यंत्र है, इसमें मुझे डाउट है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि डायनेमो कार्य करता है कौन सा, आपको याद है अगर तो आप बोल दीजिए, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। डायनेमो कार्य करता है, वो फैराडे जो नियम दिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा डायनेमो किस प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को h तथा 2h की ऊंचाई पर रखा गया, इनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? इनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात भी 1:2 ही होगा। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? यह है अपघटन। क्या है? अपघटन। सूक्ष्मजीव की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो सूक्ष्मजीव की खोज जो है सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बाकी जो है जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका कमेंट में जवाब जरूर देना, और कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट में भी अगर आप करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। रही बात इसके पीडीएफ की, पीडीएफ के लिए आपको पेड ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका चार्ज है मात्र 11 रुपये। आप 11 रुपये मुझसे पहले बात कर लीजिएगा, उसके बाद पे कीजिएगा, और पे करने के बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जाएगा, और क्लास जैसे ही यूट्यूब पे दिया जाएगा और उसके 2-3 घंटे बाद आपको नोट भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मेरे द्वारा जो बनाया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।